नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक नया कोर्स चालू करने वाले हैं आपके लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पूरे ही सेशन को, पूरी ही सीरीज़ को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको इस वीडियो का, इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो हम चालू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा ही चैप्टर थ्योरी प्लस कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मीडियम हार्ड एमसीक्यू बनते हैं, वो मैं इस सारे ही कोर्स में आपको कराऊंगा। तो चालू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से। आज हम एक लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे कि भारत है क्या, भारत का सामान्य परिचय क्या है। फिर जैसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, तो और भी ज़्यादा थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, एकदम ईजी वे में मैं आपको लेके चलूंगा। इंटरेक्टिव पीपीटी के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन इंजॉयफुल लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, हमारी जो रवि करंट अफेयर्स की ई बुक है वह लॉन्च हो चुकी है। इसमें हम द्वैमासिक, त्रैमासिक और एक माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो सारे लाते हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट हमारी ई बुक वेबसाइट जो है www.ravibookspdf.com से भी इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि भूगोल है क्या। एक परिचय के रूप में हम भूगोल को देखेंगे। तो ये जो भूगोल शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्रेफोस। ये कैसा शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे किसने दिया था? प्रसिद्ध यूनानी विद्वान जो थे, एरिस्टोथनीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला जाता है, तो एरिस्टोथनीज को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ज्योग्राफी वर्ड को सबसे पहले दिया था। इसका मतलब क्या होता है? तो यह दो शब्दों से मिलकर, जैसा मैंने आपको बताया, जियो प्लस ग्रोफोस। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि जिसमें हम रहते हैं। और ग्रेफोस का मतलब उसका वर्णन करना। मतलब सीधा सीधा यह हुआ, पृथ्वी से संबंधित जितने भी अवधारणाएं होंगी, जो हमें जीवन में रहने के लिए, इस पृथ्वी को संचालित करने के लिए जो भी, जिस भी प्रकार की अवधारणाएं होंगी, उन सब का वर्णन हम ज्योग्राफी में करेंगे। बाद में इसका धीरे धीरे विकास होता गया, इसमें एनवायरनमेंट आके जुड़ी, इसमें मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी आके जुड़ती गई, क्योंकि इनका भी इफेक्ट जैसे जैसे शोध होते गए, जो भी हमारे भूगोलविद थे उन्होंने जैसे ही जैसे ज्योग्राफी का और डीपली अध्ययन किया, उसका इम्पैक्ट हमारे आम जनजीवन पर भी दिखने लग गया। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोथनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने ही एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे हम ज्योग्राफिका नाम से भी जानते हैं, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस जो वर्ड है इसको ज्योग्राफी नाम दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सामान्य जानकारी। आज हम क्या देखने वाले हैं सामान्य जानकारी में? तो सबसे पहले आता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये कहाँ पे स्थित है, इसका जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो कहाँ पर है। फिर भारत कैसे बना है, क्या उसके राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ये हालांकि पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन हम जियोग्राफी के पर्पज से इसको देखेंगे, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक जानकारी आती है भारत की सीमाएं तथा उसके पड़ोसी देश, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले है भारत की भौगोलिक स्थिति। आज के सेशन में देखेंगे अवस्थिति, भारत का नामकरण, भारत की क्षेत्रफल और जनसंख्या, भारत का अक्षांशीय और देशांती विस्तार, इन सबको आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अवस्थिति। तो आप सबको पता है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे आपको ग्लोब दिख रहा होगा। अगर ग्लोब में मैं यहाँ पे दो खड़ी लाइनें यहाँ पे बनाऊं, और इस जो लाइन को है इसको नॉर्थ घोषित कर दूं, तो ये साउथ हो जाएगा जहां पे अंटार्कटिक है, ऊपर वाला आर्कटिक हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर पे हमारा इंडिया जो है वो स्थित है, इस कारण से इसे हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित मानते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्टिनेंट है कौन सा? एशिया महाद्वीप है, और भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप से मतलब है जो प्लेट्स होती हैं उसके नाम पर ये दिया गया है। जो भी मेजर प्लेट हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट हो गई, या फिर अमेरिकन प्लेट हो गई, अंटार्कटिक प्लेट हो गई, आर्कटिक जो प्लेट है, इस टाइप की जो प्लेटें हैं उनके आधार पर दिया गया है। भारतीय महाद्वीप में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें और भी देश आते हैं। सबसे बड़ा देश तो भारत ही है, मतलब इस जो कॉन्टिनेंट पे आता है। उसके साथ पाकिस्तान भी आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका और मालदीव्स। यानी कि कितने देश हो गए? 7 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की इस प्लेट में। फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है, और यह भारतीय प्लेट पर स्थित है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया।
और जो हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे हिमालय होगा और हिंद महासागर जो यहाँ पर है, यहाँ बंगाली खाड़ी हो गई और यहाँ पे अरेबियन सी हो गया। ये जो पूरा प्लेट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भारतीय प्लेट या भारतीय उपमहाद्वीप। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का नामकरण कैसे पड़ा। तो जो औपचारिक नाम है यानी कि फॉर्मल नेम्स जो हैं भारत के, पुराणों में, वेदों में भारत का, तो ऋग्वेद के अनुसार भारत नामक एक कबीले से भारत नाम दिया गया। जो राजा भरत थे उनके नाम पर ही भारत नाम पड़ा। साथ ही साथ वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भी भारत को जाना जाता है। इंडिया, इंडिया भी हम जानते हैं, तो यह नाम किसने दिया, तो यूनानियों ने दिया था सबसे पहले इंडिया का नाम। साथ ही साथ आप कुछ अन्य नाम भी याद रखिए। आर्यावर्त इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आर्यों की निवास स्थली। जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप मतलब एशिया, ये जो खंड है पूरा इसको बोलते हैं जम्बू द्वीपे। जैसे जो लोग भी पूजा कराते होंगे तो आप पंडितों को ध्यान से सुनिएगा, आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, ये पूरा नाम लेते हैं तो ये पूरा नाम ही ले रहे होते हैं और पूरी एक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपने मंत्रों में। हिंदुस्तान ये किसने दिया था, ईरानियों ने दिया था। साथ ही साथ भारतवर्ष ये मिलता है वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्यों का मतलब क्या हुआ, ऋग्वेद हो गए, सामवेद हो गए, उपनिषद हो गए। साथ ही साथ इयान जू, यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, तो इयान जू ये दिया था चीनी यात्रियों ने, जो भी यहाँ पे व्यापार करते थे वो इन्हें कहते थे इयान जू भारत को। तो इतने नाम हो गए, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला आता है सामान्य जानकारी में भारत का क्षेत्रफल, और नामकरण तो हमने कर लिया। क्षेत्रफल में आता है तो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के 2.4% हिस्से को रखता है और 7वां सबसे बड़ा देश उभर कर आता है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन होल्ड करता है, तो 70.5% पॉपुलेशन होल्ड करता है भारत। वहीं पर आप अगर लाइवली स्टॉक को देखें, यानी कि जो यहाँ के संसाधन हैं पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो वो कितने हैं, वो हैं 18%। अगर बात करें जनसंख्या की तो 121 जो भी लोग हैं, 121 अरब लोग हैं, वो यहाँ पे अभी होल्ड करते हैं और सेकंड लार्जेस्ट है। लेकिन अभी जो यूएन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके अनुसार टोटल जनसंख्या हो गई है 142 करोड़ के आसपास, और इसी के साथ पहले नंबर पर भारत आ गया है यूएन के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। अभी भारत की जनगणना होना बाकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये आंकड़ा हमने कब पा लिया है, 2023 में ही पा लिया है यूएन के अकॉर्डिंग ही। लेकिन ये ऑफिशियल है, काफ़ी पुराना है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन के मुताबिक कब होगी, तो 2027 ही अभी आप आंसर लगाएंगे। अगला आता है, यहाँ पे आप मैप में सारे वर्ल्ड को देख पा रहे होंगे। ये जो मैप है ये केवल शो करने के लिए है, ये राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले में आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और फिर लास्ट में आएगा अर्जेंटीना। लास्ट में नहीं, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट है उसमें लास्ट में आ जाएगा अर्जेंटीना। भारत कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे यहाँ पे अमेरिका है जो तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखा होता यूएसए, अगर यूएसए लिखा होता तो ये कनाडा से लगभग लगभग बराबर होता। ठीक है, कनाडा से लगभग लगभग बराबर होता, क्योंकि यूएसए में ये अलास्का वाला पार्ट भी आ जाएगा और ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा ध्यान से। जनसंख्या के अनुसार बात करें तो चीन पहले नंबर पर है, उसके बाद भारत है, फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अगर इन दोनों देशों की बात करें तो इसकी जनसंख्या लगभग 140-142 करोड़ के आसपास है। भारत की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 121 करोड़ है। वहीं आप अगर अमेरिका की जनगणना देखेंगे तो एक ड्रास्टिकली एक प्रकार का डाउन दिखेगा। यहाँ की जनसंख्या है केवल 35 करोड़ के आसपास, यानी कि पूरा का पूरा लगभग लगभग 90 करोड़ का अंतर है। तो इतना कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये तो काफ़ी समय के लिए एक कॉमन रहने वाला है डाटा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर है पाकिस्तान, और ब्राज़ील आता है 6वें नंबर पर। इंडोनेशिया कौन सा, मतलब इंडोनेशिया के बारे में क्या फैक्ट हो सकते हैं, तो इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ये आप याद रखिए, यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है मुस्लिमों की। अब अगला आता है फ्रेंड्स भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, यानी कि इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है।
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी देश की, किसी भी शहर की, किसी भी गांव की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा है, जलवायु की विविधता भी है और स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले जो इस स्थिति को दर्शाने के लिए एक प्रतिरूप दिया गया था, ग्लोब का प्रतिरूप, वो किसने दिया था? वो दिया था बेहम साहब ने। ये एक भूगोलविद थे जिन्होंने पृथ्वी का प्रतिरूप दिया ग्लोब पर और उसमें आभासी लाइनों को इंगित किया, जिन्हें उन्होंने बोला ये अक्षांशीय रेखाएं हैं और देशांतरी रेखाएं हैं। फिर जैसे जैसे आगे शोध होते गए तो फिर मकर रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, वायुदाब पेटियों की अलग रेखाएं हो गई, ध्रुवी कौन जो ध्रुवों से संबंधित अक्षांश और देशांतर थे उनकी भी आगे आगे करके व्याख्या होने लगी, ताकि पृथ्वी के जो भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, नेचुरल सिद्धांत हैं, उनको और आसानी तरीके से समझा जा सके। तो वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची। जो समानांतर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। याद रखिएगा, लैटिट्यूड। वहीं जो लंबवत रेखाएं हैं उन्हें बोलेंगे हम देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को हल करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं, यानी कि समानांतर रेखाएं हैं। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे लैटिट्यूड। 0 डिग्री से चालू होकर के ये जाती हैं 90 डिग्री तक, दोनों साइड 90 डिग्री तक जाएंगी, 0 से 90 डिग्री तक। वहीं अलावा जो है लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्ग है, यानी कि खड़ी हैं, ये हो जाएंगी देशांतरी रेखाएं। देशांतरी रेखाएं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो लंबवत रेखाएं हैं ये कौन सी हैं? ये देशांतरी रेखाएं हैं। ये कितने तक जाती हैं? तो ये 0 से चालू होकर 180 डिग्री तक जाती हैं। सबसे जो ज्यादा दूरी होती है इनके बीच में ये होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। सबसे जो इनके बीच की दूरी होती है सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ये पोल के नजदीक जाती जाती है इनकी दूरी कमती जाती है। हालांकि ये वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक है, लेकिन इसे भी आप भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा एक सामान्य जानकारी के रूप में। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो भारत जो है एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे इसके जो कोने हैं, आप अगर इन चारों कोनों को मिलाएंगे तो आपको एक चतुष्कोण के आसपास एक आकृति मिलेगी। इस कारण से इसे बोला जाता है कि चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। लेकिन क्या ये सममित है? यानी कि इसके क्या चारों कोण जो है वो बराबर है? नहीं, चारों कोण इसके बराबर नहीं है। तो यह किस प्रकार का है? असममित चतुष्कोणीय वाला देश है। किस प्रकार का? असममित। अगर और ज्यादा डीप में पूछना होगा तो असममित और सम्मित लिख लेगा, लेकिन चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। इसका फैलाव हम देखते हैं तो जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है वो कितने डिग्री पर है? तो वो 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं जो दक्षिणी पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश में स्थित है। दक्षिण में स्थित सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। वहीं अगर बात करें दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी की, यानी कि पश्चिमी देशांतरों की, तो जो इसकी लोकेशन वो आती है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास आती है। तो इन चारों को आप, ये जो चारों एंगल हैं ये आप इन्हें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एंगल है। साथ ही साथ जो नॉर्थ से साउथ तक का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर का, और जो विस्तार है पश्चिम से पूरब तक का वो है 2933 किलोमीटर का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैप में भी आप देख पा रहे होंगे 2933 किलोमीटर का विस्तार है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का, और 3214 किलोमीटर का विस्तार है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का। अब बात करें कि भारत जो है वह उसके 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित राज्यों का मतलब क्या है? जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और किसी भी सामुद्रिक तट को स्पर्श नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। ये कौन कौन से राज्य हैं अभी हम मैप में पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। ये है, सबसे पहला है हरियाणा, फिर है मध्य प्रदेश, झारखंड, देन छत्तीसगढ़, फिर आता है हमारा तेलंगाना। वहीं जो भू आवेष्टित राज्य हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे राज्य की सीमा ना तो जल से लगती है और ना ही किसी अन्य देश से लगती है, वह भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। साथ ही साथ ये आप फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित राज्य है वो कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, उनमें जो है सबसे बड़ा एक देश है कजाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। वहीं अगर बात की जाए फ्रेंड्स नॉर्थ की, तो इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है इंडिया का। वहीं अगर बात की जाए ईस्टर्न पॉइंट की, तो यह किबूतू गांव है अरुणाचल प्रदेश में। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु है, ये लैंड में है, याद रखिएगा ये लैंड में है, सबसे सदर्न पॉइंट है। और वहीं अगर ईस्टर्न पॉइंट की बात की जाए तो ये है सरक्रीक
सरक्रीक भी लिखा रहता है और कहीं कहीं गौरी माता भी लिखा रहता है। गौरी माता गांव का नाम है, सरक्रीक यहाँ पे जिला रहता है। तो सरक्रीक या गौरी माता जो है वो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है भारत का। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा किसके संबंध में? केवल और केवल भारत के संबंध में। पूरी कर्क रेखा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो जाती है। उसको हम जब सेशन आगे बढ़ेगा धीरे धीरे देखेंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर भारत के संबंध में देखा जाए तो 8 राज्यों से ये गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरने का मतलब क्या है? जो 23 डिग्री 30 मिनट की लाइन है वो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं और वो गुजरती है 8 राज्यों से। ये 8 राज्य आप मैप में देखेंगे। सबसे पहला राज्य है गुजरात। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट लिखूं और यहाँ पे वेस्ट लिखूं तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, देन वेस्ट बंगाल है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा आ जाएगा और फिर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों का नाम आपको एक क्रम से याद होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट भी और ईस्ट टू वेस्ट भी, यानी कि इन दोनों तरीके से आपको क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। इसे इमेज से याद करिएगा, ज़्यादा आसान होगा। अपने दिमाग में इमेज बना लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लंबाई है कर्क रेखा की वो है मध्य प्रदेश राज्य में, और सबसे न्यूनतम लंबाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, केवल बॉर्डर को टच कर रही है हल्का सा, वो है राजस्थान राज्य में। अब कर्क रेखा की बात आई है तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कर्क रेखा को आप समझ लें अच्छे से, क्योंकि आगे चल के इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत से गुजरती है। मैंने मकर रेखा नहीं ली है क्योंकि वो पूरा अलग टॉपिक है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स वो कुल मिला के 16 कंट्रीज से गुजरती है। 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनसे गुजरती है, यानी कि 3 महाद्वीप हैं, और 6 वाटर बॉडीज यानी कि जो जल महासागर और स्ट्रेट्स हैं उनको मिला करके गुजरती है 6। तो 16, 3 कॉन्टिनेंट्स और 6 वाटर बॉडीज। बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कंट्रीज की। तो कंट्रीज में ये गुजरती है नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज से, वो है मैक्सिको और यहाँ पास पड़ता है बहमास। मैक्सिको और बहमास। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका में सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा कंट्रीज से गुजरती है, और फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो हैं कहाँ पे? एशिया में। एशिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज से गुजरती है। तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो हैं इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटेनिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप में पूरी तरीके से सारे ही जो देश हैं वो आपको पिक हो गए होंगे। नेक्स्ट है एशिया हमारा। तो एशिया में कौन कौन सी हैं? यहाँ पे ताइवान है, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, फिर इंडिया हो गया, देन यहाँ पे ओमान हो गया फ्रेंड्स। ओमान के बाद क्या हो गया? यूनाइटेड अरब अमीराट्स, और फिर सऊदी अरेबिया। यहाँ पास पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया। साथ ही साथ वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? तो इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर ताइवान स्टेट है, फिर यहाँ पास रेड सी के आसपास भी ये गुजरती है, और फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इन वाटर बॉडीज से मिलकर भी गुजरती है हमारी जो कर्क रेखा है। नेक्स्ट आता है हम भारत की मानक रेखा से। जो समय है भारत का वो क्या है? तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, ईस्ट देशांतर है, ना कि वेस्ट देशांतर है। जो ये मानक समय है ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा नैनी। मिर्जापुर या नैनी ये दोनों ही राइट आंसर है। तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन में दिया होगा या फिर इलाहाबाद ही दिया होगा। तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर या नैनी से गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैप में एक बार हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। फ्रेंड्स 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। 0 देशांतर से लेकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो समय का अंतर है वो है 5 घंटे 30 मिनट का, और ये भी है प्लस में। 5 घंटे 30 मिनट का जो अलाउंस है वो हम भारत के वासी लेके चलते हैं लंदन से 5 घंटे 30 मिनट का। यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये है, और ये है हमारी 82.5 डिग्री की जो लाइन है मानक समय रेखा। तो इसके बीच का अंतर कितना है? ये है 5 घंटे 30 मिनट का। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे संघ शासित प्रदेश। आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्यों में और संघ शासित
प्रदेशों में जो है परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला जो संघ शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। दूसरे पर आता है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा संयुक्त दोनों की राजधानी है, लेकिन साथ में ये एक यूटी भी है। ये यूटी कब बना? तो 1966 में से यूटी का दर्जा दिया गया। तीसरे नंबर पर है दादर नगर हवेली और दमन और दीव। पहले ये दोनों अलग अलग थे, दादर नगर हवेली अलग था और दमन और दीव अलग था, लेकिन इन दोनों को मिला दिया गया है। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी आप याद रखिएगा दमन है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि 2020 से पहले यह दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन्हें एक कर दिया गया। नेक्स्ट चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पांचवें नंबर पर है फ्रेंड्स लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है सिलवासा। ये जो दो हुए ये दो ऐड हुए हैं 5 अगस्त 2019 को इन्हें घोषित किया गया है। JNK और लद्दाख, पहले ये राज्य का दर्जा इन्हें प्राप्त था, लेकिन अब ये यूटी के रूप में निकल कर आए हैं और इन्हीं को इन दोनों को मिला करके ही अब 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा पुडुचेरी, जो 3 भागों में है। पहला है माहे, जो कि केरल में स्थित है। दूसरा कराईकल, ये तमिलनाडु में है। और चौथा जो है ये है यनम, ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो इन 8 के नाम आप याद रखिएगा, इनकी राजधानी याद रखिएगा। किसे एक साथ कर दिया गया, किसे अलग से घोषित किया गया भी, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दर्जा दिया गया। 27 नवंबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके दादर नगर हवेली और दमन दीव द्वारा कर दिया गया। वहीं बात करें यदि सबसे बड़े राज्य की क्षेत्रफल में, तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। वहीं सबसे छोटे राज्य देखें अगर क्षेत्रफल में, तो गोवा पहले नंबर पर है सबसे छोटे राज्यों में, सिक्किम दूसरे नंबर पर है, त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर कौन है? वो है नागालैंड। यूटी में सबसे बड़ा कौन है? तो ये है लद्दाख। सबसे छोटा कौन है? तो लक्षद्वीप। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली है, और वहीं सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। वहीं पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वह पहले नंबर पर है। लगभग 27 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ जाता है। यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 370 हटने के पहले का मैप है ये, और 370 जब लागू हुआ, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो अलग यूटी बना दिए गए, उसके बाद का मैप है। तो इस मैप को आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैप आपके किसी काम का नहीं है, ये वाला जो मैप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत के बारे में। तो सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसकी है? राजस्थान की है, जो कि सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? वो है लद्दाख, यहाँ पास लद्दाख पे है। न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की। राज्यों में, स्टेट में सबसे न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो ये है नागालैंड की। किससे साझा करता है? तो याद रखिएगा, ये साझा करता है म्यांमार से। वहीं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है। इसमें एक यूटी भी शामिल है। चूंकि दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान है तो इसे हम राज्य का दर्जे के रूप में शामिल करके 8 इसे काउंट कर लेते हैं और इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी लगती है? तो ये है अंडमान निकोबार की। वहीं बात की जाए फ्रेंड्स कि राज्यों में यानी कि लैंड में सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? तो याद रखिएगा, गुजरात की जो है वह सबसे बड़ी तटीय सीमा है। ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी साइड पे है। अगर पूर्वी साइड आपसे पूछा जाए तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात जो है ये पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है और अरब सागर से अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं जो पश्चिम बंगाल है ये भूटान और नेपाल के साथ अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। वहीं जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी साझा करता है, बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी समुद्री सीमा भी साझा करता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में थ्योरी और जो एक सामान्य जानकारी के रूप में बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने क्या देखा था? जम्बू द्वीप का जो था वो अंग था। और भी अन्य नाम देखे थे हमने, जैसे आर्यावर्त देखा था, इयानजू देखा था, इयानजू जिसे चीनी यात्रियों ने बोला था, इंडिया यूनानियों ने बोला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया का जो प्रयोग है वह भारत में किस भाषा में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी या फिर ग्रीक भाषा। यूनानी भी है और ग्रीक भाषा, इन दोनों मतलब दोनों एक ही है। ये कहीं कहीं ग्रीक बोल दिया जाता है क्योंकि ये ग्रीक से रिलेटेड थे, और यूनान भी बोल दिया जाता है। तो इंडिया का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वह यूनानी और ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो ये सब आपको पता होगा। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये नॉर्थ और साउथ का थोड़ा खेल आप याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरीके से कंफ्यूज करता है, साउथ दे देगा नॉर्थ दे देगा, तो इनको जरूर आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय आधारित है, जो मानक समय रेखा है वह आधारित है किस देशांतर पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर आधारित है। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो कि लंदन से गुजरती है उससे कितनी आगे है? प्लस 5 घंटे 30 मिनट उससे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, कहाँ से हमने समय लिया है? तो ये लिया है हमने इलाहाबाद के समीप नैनी या मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 17% की जनसंख्या हम होल्ड करते हैं, और संसाधनों के में 18% का हमारे पास जो भी संसाधन है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो मैंने आपको बताया कितना अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ये मैंने आपको नहीं बताया, तो इसका जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। क्वेश्चन का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये अगर हम देखें, ये भारत है और यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री है। ये सीधा सा पूछ रहा है कि ये जो दक्षिणी पॉइंट है इससे जो भूमध्य रेखा है उसकी दूरी कितनी है? तो ये है 876 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से होकर के। आप जो मुझे राज्य हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और आप मुझे अरेंज करके देंगे, वेस्ट टू ईस्ट जो है आप अरेंज करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत की कर्क रेखा। नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उड़ीसा। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से क्या मानक समय रेखा गुजरती है? तो हाँ, उड़ीसा से जो हमारी मानक समय है, टाइम लाइन है, वो गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड से होकर के गुजरती है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बिहार और झारखंड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, ये केवल गुजरती है किससे? झारखंड से होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा कॉल क्या है? ये क्या है? ये है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अलग अलग टाइप से अलग अलग इसी तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर सेम रहता है। तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट एकदम क्लियर होने चाहिए अगर आपको बाकी लोगों से आगे रहना है। फ्रेंड्स, आगे 2 टेस्ट क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपके लिए, इनका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? आपके ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट का कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना है? तो 2.2% है, 2.4% है, 2.8% है या 2.3% है? इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के सेशन में बस फ्रेंड इतना ही। आप जो फीडबैक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक में आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।